Dear students, today we should discuss a new chapter, non-finites. Non-finites. अब सभी लोग देखिए कि जो नॉन फाइनाइट्स है इसमें इसका जो व्यापक प्रयोग है वो फॉर्म की दृष्टि से, फॉर्म माने रूप की दृष्टि से दो भेद होते हैं। फॉर्म की दृष्टि से वर्ग के दो रूप होते हैं, दो भेद कैसे होते हैं। एक होता फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। एक फाइनाइट होता है और एक नॉन फाइनाइट। अब ध्यान से देखें इसको, जो फाइनाइट वर्ब है और एक नॉन फाइनाइट, तो दोनों को हम कैसे करेंगे कि जब हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं तो वो तो एक होता है, उसका कोई भेद होता नहीं। ये तो इसका कोई भेद नहीं, ये तो भेद फाइनाइट है, ये निश्चित है। और नॉन फाइनाइट इसके तीन भेद होते हैं। इसके तीन भेद, एक तो इंफिनिटिव, और दूसरा जीरंड, और इसके बाद तीसरा जो होता है वो पार्टिसिपल। अब ये तीन भेद इसके होते हैं, ध्यान से देखिए। नॉन फाइनाइट के तीन भेद कौन कौन से आपने देखा, इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इंफिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जीरंड का मतलब वर्ब में आईएनजी। और पार्टिसिपल जो होता है तीन प्रकार का होता है। तो तीन प्रकार का जो पार्टिसिपल बनाएंगे उसमें वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और कभी कभी दूसरा जो होता है उसमें ईएन या ईडी से बनाएंगे। ध्यान से देखिए, ईएन या ईडी से बनाएंगे। अब ये आईएनजी फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल और इनसे पास्ट पार्टिसिपल, इस पर विस्तार से आगे बात करेंगे, पहले क्रम से लिखिए। अब आपसे पूछा जाए कि भाई फाइनाइट वर्ब क्या है, तो फाइनाइट वर्ब होता है, जो फाइनाइट वर्ब है उसका मतलब ये होता है कि जो निश्चित हो, अपना रूप, और ये रूप बदल देते हैं। फाइनाइट वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इनका फॉर्म बदलता है, फॉर्म बदलता है। और टेंस के अनुसार, वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार दो चीजें लिखी। सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार इनका फॉर्म बदलता है, ये है फाइनाइट वर्ब। अब जैसे मान लीजिए हम कोई भी सेंटेंस कहते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि फाइनाइट वर्ब कैसे आप उसको परखेंगे, जांचेंगे। कोई भी वाक्य हमने लिया, अब हमने कहा
आई वॉन्ट टू राइट। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट आई है, उसके हिसाब से टेंस इसका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वांट लगा दिया, तो ये हो गया फाइनाइट। और ये जो है ये हो गया नॉन फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट। इसका रूप बदलता जाएगा, वांट का आगे टेंस के अनुसार वांटेड भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ वांट्स हो सकता है, लेकिन इसका रूप नहीं बदलेगा, नॉन फाइनाइट का रूप नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखिए। किसी भी दशा में नॉन फाइनाइट का रूप नहीं बदलेगा। अब जैसे फाइनाइट कहते हैं, इसका ठीक उसका उल्टा, नॉन फाइनाइट जो है वो वाक्य में अलग अलग जो सब्जेक्ट हो या टेंस हो, कुछ भी हो, के अनुसार बदलता नहीं, यानी सीमित रहता है, एक जैसा रहता है, ठीक उसका उल्टा। अब जैसे टू राइट नहीं बदलेगा, लेकिन ये टू राइट ऊपर लिखा है तो ये एक्टिव वॉइस में रहेगा। किस में रहेगा? एक्टिव वॉइस में। अगर आगे विस्तार से परफेक्ट इंफिनिटिव वो भी बताएंगे, लेकिन अगर टू बी आ गया तो टू बी रिटन का मतलब हो जाएगा ये पैसिव वॉइस में, उसमें टू बी आ जाता है पैसिव वॉइस में। बाकी परफेक्ट इंफिनिटिव अगर आता है हैव के साथ तो उसमें आप थर्ड फॉर्म कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल या अलग अलग जब पढ़ाया जाएगा कि फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट तो सीमित है, एक है, नॉन फाइनाइट के भेद जब करेंगे, इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल का डिटेल, तब चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए हेडिंग डालिए आप लोग, इंफिनिटिव। सबसे पहला इंफिनिटिव क्या है, क्योंकि आपने नॉन फाइनाइट का पहला भेद देख लिया है और वो है इंफिनिटिव। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इंफिनिटिव या, तो सामान्यतः वर्ब के उस रूप को इंफिनिटिव कहते हैं जो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, जो अभी हमने आपको बताया। अब जैसे कोई भी चीज कहा हमने, पढ़ना, टू गो, जाना, टू गो, टू रीड, पढ़ना, टू लगाते जाओ बनता चला जाएगा। अब ये इंफिनिटिव जब भी बनेगा तो टू से, जैसे आपने कहा अलाउ मी टू गो, ये नॉन फाइनाइट टू गो हो गया। अच्छा, इन्फिनिटिव में जो दो चीजें ध्यान रखिएगा कि जो इन्फिनिटिव्स होते हैं, इन्फिनिटिव्स वो दो रूप में हो सकते हैं। कभी कभी सिंपल इन्फिनिटिव जिसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जो बेयर इंफिनिटिव होता है उसमें विदाउट टू, इंफिनिटिव रहेगा लेकिन बेयर इंफिनिटिव भी होता है। तो बेयर इंफिनिटिव का मतलब होता है विदाउट टू, विदाउट टू, उसमें टू नहीं होगा, उसमें टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये दो तरीके आपने देखे। अब डिटेल में
आगे और बढ़ते हैं। एक्टिव फॉर्म का जो प्रयोग करना है, तो जैसे हमने कहा कि मुझे पढ़ना है, तो हमने कहा आई हैव टू रीड। अब आई हैव टू रीड में ये एक्टिव वॉइस में हो गया। अगर इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो परिवर्तन होगा। जैसे मुझे पढ़ाना है, अब मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है, तो हमने कहा कि आई सेंट माई सन टू बी एजुकेटेड। अब ये पैसिव सेंस हो गया, टू बी एजुकेटेड। ये कैसा सेंस हो गया? पैसिव। जैसे ही पैसिव सेंस होगा टू बी हो जाएगा। इसको नोट करते जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसमें इसका प्रयोग जो इंफिनिटिव का है वो हम लोग सीखेंगे। पहले सिंपल इंफिनिटिव का प्रयोग। तो सिंपल इंफिनिटिव में जो बाध्य इंफिनिटिव का यूज, जो इंफिनिटिव का प्रयोग है, ये क्या बताता है ये जानिए। यह हमेशा क्या बताता है? सदैव प्रयोजन बताता है, पर्पज बताता है। प्रयोजन मतलब पर्पज। और पहला प्रयोग इसका जो होता है बताता है। और इसका जो पहला प्रयोग है, जैसे कंपल्सन वाले वाक्यों में, कंपल्सन बाध्यता प्रकट करने वाले वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। पहला नंबर, कंपल्सन प्रकट करने वाले वाक्यों में प्रयोग क्या होता है? कोई भी चीज हमने कहा बाध्यता, जैसे हमने कहा तुम्हें पढ़ना है, तो हम कहेंगे यू आर टू रीड या यू हैव टू रीड। बात एक ही है, चाहे आर टू रीड कहो या हैव टू रीड कहो। जितने भी कंपल्सन प्रकट करने वाले वाक्य हैं नियमानुसार उनमें इंफिनिटिव का ही प्रयोग होगा। ध्यान दीजिए, इंफिनिटिव का ही प्रयोग होगा। इंफिनिटिव का प्रयोग जितने भी कंपल्सन प्रकट करने वाले वाक्य हैं उनमें होगा। इसके अलावा इंफिनिटिव का जो प्रयोग है वो अनेक जगह होता है। उसको डिटेल में हम आगे सब वीडियो में डालते चले जाएंगे और उसको विस्तार से आप देखिएगा। अब जैसे इंफिनिटिव पर्पज का प्रयोग है, तो जैसे मैं कानपुर अपने मित्र से मिलने गया, तो पर्पज में गया कि आई वेंट टू कानपुर टू मीट माई फ्रेंड। अब ये आ गया टू मीट और माई फ्रेंड। इस वाक्य में इसका प्रयोग हो गया। तो हो गया आई वेंट टू कानपुर टू मीट। यानी कानपुर जाने का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? वो इससे टू मीट, मिलना, मित्र से मिलना। इसके अलावा इसका इन डिटेल बहुत प्रयोग होता है। इन डिटेल में प्रयोग क्रमशः चलेगा और इसको बड़ी सावधानी से इसको समझना और इसका निरंतर अभ्यास करना, तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये तो आपका प्रयोजन में आ गया। दूसरी चीज, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस में जो इसका एक फार्मूला है कि जहां टू होगा प्लस एडजेक्टिव होगा, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये यानी कि इंफिनिटिव। जैसे ही इज
too weak, he is too weak to walk। अब इस वाक्य में देखें, वो चलने फिरने में बहुत ही कमजोर है। टू एडवर्ब है, अगर एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आया, टू एडवर्ब आया फिर एडजेक्टिव आया, तो उसके बाद इंफिनिटिव सिंपल सेंटेंस में आएगा ही आएगा। ये इसका नंबर 2 प्रयोग है। कंपल्सन के बाद, प्रयोजन के बाद नंबर 3 मान लीजिए या 2 मान लीजिए, लेकिन इसका प्रयोग आपका पहला स्टेप कंपल्सन में होगा इंफिनिटिव का प्रयोग, फिर प्रयोजन में, और तीसरा मान लीजिए इसको, तो ये तीसरा प्रयोग सिंपल सेंटेंस में होगा। कब सिंपल सेंटेंस में? जिसमें टू एडवर्ब और उसके बाद ये एडजेक्टिव आ रहा हो। चूंकि ये असमर्थता प्रकट करने वाले सिंपल सेंटेंस कौन? जो असमर्थता प्रकट करते हैं, असमर्थता प्रकट करते हैं, प्रकट करने वाले, उसी में ये विधान है। जो असमर्थता प्रकट करते हैं उसी में टू एडवर्ब आता है, और एडजेक्टिव हमेशा नेगेटिव आएगा। ये भी ध्यान रखें, एडजेक्टिव नेगेटिव आएगा, और जब एडजेक्टिव नेगेटिव आएगा तभी वो बन पाएगा, क्योंकि ही इज टू वीक टू वॉक, यहां पर कतई ये WEA के कर दीजिए, ये तो ही इज टू वीक टू वॉक, वो चलने फिरने में बहुत कमजोर है, लेकिन असमर्थता प्रकट करने वाले में ही इंफिनिटिव का प्रयोग होगा सिंपल सेंटेंसेस में, जो अगर टू आया है। और बाकी प्रयोजन और कंपल्सन में तो सिंपल वो भी है, उनमें होगा ही। लेकिन जब असमर्थता प्रकट करने वाले शब्द टू प्लस और नेगेटिव, एडजेक्टिव भी नेगेटिव हो जाएगा, एडजेक्टिव भी नेगेटिव का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखिएगा, तब वहां पर इंफिनिटिव का प्रयोग हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये इन डिटेल क्रमशः हम लोग आगे चलते जाएंगे नॉन फाइनाइट पे, और इसके भेद प्रभेद, जीरंड, फिर पार्टिसिपल, फिर इनके सब के विस्तार से प्रयोग, इस पर विचार करेंगे अगले वीडियो में क्रमशः। थैंक यू वेरी मच।